सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से सुंदर से संस्कृत भाषा वाली क्लास में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेशन की शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, अव्ययी भाव समास स्टार्ट किया था और अव्ययी भाव समास 16 अर्थों में होता है ये हमने जाना था, जिसमें से कुछ अर्थों में हमने यहाँ तक 8 अर्थों में इसके बारे में पढ़ लिया था कि अव्ययी भाव समास 8 अर्थों में होता है। एक शब्द संप्रति पढ़ लिया था, शब्द प्रारंभ में शुरू में बताया कि जब आप इनको 16 अर्थों में पढ़िएगा तो वहां पर सबसे पहले एक चीज आप जानिएगा, है ना। 16 अर्थों में पढ़ने के बाद एक चीज आपको समझ में आएगी, वो चीज यह होगी कि हर अर्थ में केवल समास विग्रह अलग होता है। समास पहचानने का तरीका तो एक ही होता है कि भाई किसी भी समास में आप जब देखेंगे, समास पहचानने का तरीका बस एक ही है। आपको वहां पर सीधा सीधा शुरू मतलब पूर्व पद में आपको कोई अव्यय या उपसर्ग दिख जाएगा। पूर्व पद में किसी प्रकार का अव्यय या उपसर्ग आपको वहां पर दिख जाएगा, आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पर समास कौन सा है। एक सुंदर सी पहचान होती थी अव्यय भाव समास की। चलिए स्टार्ट करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं और उसमें हम एक सेकेंड चलिए ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, पूछा था इतिहरी में समास कौन सा होता है, तो इति शब्द आया है। पूर्व पद में इति था तो इति आपका अव्यय पद है और सिंपल से आज पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो गया, पहचान जाते थे आपका यहाँ पे समास आपका कौन सा हो रहा है, अव्यय भाव। कभी भी जल्दी इसका आपसे विग्रह नहीं पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। कभी भी जल्दी इसका विग्रह वाक्य आपसे नहीं पूछेगा, भाई इतिहरी का विग्रह कीजिए, सब विग्रह आप करके बताइए, है ना जी दिव्यांशी जी। समझ गए ना इस बात को ना। और जितने भी छात्र हैं गुड आफ्टरनून। आवाज कम है, आवाज सही है भी, आवाज कम तो नहीं है? एक बार कमेंट करके बताओ आवाज क्लियर है, आवाज में किसी प्रकार की कमी तो नहीं है? कमेंट करके बताएं जितने भी छात्र हैं, आवाज में किसी प्रकार की कमी तो नहीं है? फटाफट खटाखट। एक सेकेंड। अच्छा, आ रही है सुरीली आवाज। चलिए आवाज क्लियर, फिर स्वागत है। अब देखो नौवां है पश्चात अर्थ में। पश्चात का अर्थ है 16 अर्थों में समास पढ़ रहे हैं आपका अव्यय भाव समास 16 अर्थों में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से अगला है पश्चात अर्थ में। पश्चात मतलब बाद। तो इसमें इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? अनुविष्णु, अनुरामम, अनुरथम। ये जो अनुविष्णु वाला है इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि जो पहला वाला होता है ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है जी। जो पहला वर्ण होता है पहला वाला, वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अनुविष्णु होगा, विष्णु पश्चात, अनुविष्णु विष्णु पश्चात, ठीक है जी। अनुविष्णु तो विष्णु पश्चात, क्योंकि पश्चात अर्थ में तो पीछे हमें पश्चात विग्रह करते समय हमने ऐड कर दिया। अनुरामम रामस्य पश्चात, अनुरथम रथस्य पश्चात। तो पूछे अनुविष्णु में, अनु क्या है? एक उपसर्ग है। अनु लगाने से ही आपको वर्ते का पता चल गया कि यहाँ पर आपका जो समास हो रहा है वो कौन सा हो रहा है। तो वो वाला बेटा हो रहा है आपका सीधा सीधा अनुविष्णु में आपका अनु देखने से उपसर्ग है, अनुपसर्ग है। तो अव्ययी भाव समास आपने बहुत अच्छे से जान लिया, समझ लिया और पहचान लिया, ठीक है ना जी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। ठीक है जी। फिर आता है योग। अब यही 10वां आता है यथा के अर्थ में। किस अर्थ में? यथा के अर्थ में समास होता है। किस अर्थ में होता है जी? यथा के अर्थ में होता है। यथा अर्थ में, यथा मतलब जैसे। अब यही 10वां नंबर भी 4 प्रकार का होता है।
एक तो इसी यथा में पहला आएगा योग्यता अर्थ। योग्यता अर्थ जैसे अनुरूपम अनुगुणम, देखो अनुविष्णु पश्चात पढ़ा था ना, वैसे ही अनुरूपम अनुगुणम ये सब क्या है, ये अनुगुणम अनुरूपम। अनुरूपम में समास कौन सा है, अनु उपसर्ग पहचान तो गए, और यही पूछता है बस समास विग्रह जब पूछेगा यस प्रिया, तो जब वहां समास विग्रह पूछेगा तो तुम तब वहां पे आप कहोगे अनुरूपम, तो रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य है। अनुरूपम का मतलब होता है रूपस्य योग्यम, तो रूप के योग्य। क्लियर है बात, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनुगुणम गुणस्य योग्यम, ठीक है। अनुविष्णु विष्णु पश्चात। विप्सा की बात करोगे, विप्सा मतलब होता है बार बार उत्पत्ति है, विप्सा का मतलब होता है बार बार उसका उच्चारण होना, विप्सा होना बार बार उच्चरित होना। तो ये कैसे होता है आइए देखते हैं। विप्सा में होता है, जैसे इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं, आप प्रतिदिनम पढ़ा होगा, आपने प्रत्यक्षम पढ़ा होगा, आपने प्रत्येकम पढ़ा होगा, प्रतिग्रहम पढ़ा होगा, प्रतिदिनम पढ़ा। प्रति प्रति उपसर्ग आ रहा है शुरुआत में, क्या हो रहा है, प्रति प्रति उपसर्ग आ रहा है शुरुआत में, और प्रति क्या है, उपसर्ग है। तुरंत आपने कह दिया कि सर यहाँ पे तो आपका एक ही है, बोले तो क्या यहाँ पर आपका एक ही है, वो है प्रति उपसर्ग है, तो अव्यय भाव समास। रही बात की प्रति 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 आ रहा है, तो ये विवसा अर्थ में है, और जब इसका विग्रह करोगे कुछ दिक्कत नहीं है। प्रत्यक्षम का विग्रह करोगे ना, तो इसका पूर्व पद है प्रति और उत्तर पद है अक्षम, यही तो है। प्रत्यक्षम शब्द में पूर्व पद प्रति है और उत्तर पद अक्षम है। प्रत्येकम में पूर्व पद प्रति है और उत्तर पद एकम है। तो हम इसमें करते क्या है एक्चुअली, यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्यक्षम में जो उत्तर पद है उसको 2 बार लिख करके और फिर पहला पद लिख दे। प्रत्यक्षम तो अक्षम अक्षम प्रति, रटना नहीं है, दिमाग से कर लेना है ना पनीषा, रटना नहीं है दिमाग से। प्रत्यक्षम तो अक्षम अक्षम प्रति, प्रत्येकम तो कहोगे सर एकम एकम प्रति, प्रतिगृहम तो गृहम गृहम प्रति, प्रतिदिनम में दिनम दिनम प्रति। जितना प्रति उपसर्ग वाला आया है, शुरुआत में हमने पूर्व उत्तर पद को 2 बार लिख लिया, फिर आगे प्रति उपसर्ग ऐड कर दिया है पीछे। प्रत्यक्षम अक्षम अक्षम प्रति, प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति, प्रत्येकम एकम एकम प्रति। इस तरीके से इसका हम क्या करेंगे, हम इसको विग्रहित करेंगे, इसका विग्रह करेंगे, है ना। ये सब यथा के अंतर्गत योग्यता देखा और दूसरा विवसा। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। पदार्थान अतिवृत्ति, मैं बार बार कहा हूं कि आपको मैं इसलिए अलग अलग 16 अर्थों के उदाहरण अलग से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि सबके जो एग्जाम्पल, जो विग्रह होगा, विग्रह सबका अलग होता है ना, विग्रह सबका अलग होता है, सबका विग्रह एक जैसे नहीं। क्योंकि और सब में क्या होता है कि विग्रह जैसे समास है, अब अव्यय भाव समास है, तो एक ही तरह विग्रह सबका होना चाहिए, लेकिन जब 16 अर्थों में होता है तो 16 तरीके से होता है ना। यस, तो पहला है यथाशक्ति। क्या लिखा हुआ है, यथाशक्ति लिखा क्या हुआ है, यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। तो यहाँ लिखो शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य। तो थोड़ा सा जो शुरुआत के 2-3 होते हैं ये ज्यादा ध्यान से पढ़ लो, और लास्ट वाले थोड़ा सा कम पूछता है, लिख के भेजा करो, मार्क में नाकी टूट जाएगी। इधर आओ, यथाशक्ति को कहते हैं शक्तिम अनतिक्रम्य, है ना, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। तो कुछ नहीं करना है, पदार्थान अतिवृत्ति है तो शक्तिम यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम, जहां यथा यथा शुरुआत में आया है उसमें अंतिम में अनतिक्रम में अनतिक्रम में अनतिक्रम में ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे यथा बलम तो बलम अनतिक्रम में, यथा समयम तो समयम अनतिक्रम में, यथा बुद्धि तो बुद्धिम अनतिक्रम में। ये यथा जो आपका आया हुआ है, यथा अव्यय आया हुआ है, इसके शुरुआत में जब विग्रह करोगे कुछ नहीं करना है, यथा बलम बलम अनतिक्रम में, यथा बुद्धि उत्तर पर लिखो बुद्धिम, फिर लिख दो अनतिक्रम में। अब क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, समझ में आई बात, आई बात गई समझ में। चलिए आगे चलते हैं फिर, है ना। यथा ज्ञानम तो कहते हैं ज्ञानम अनतिक्रम, ज्ञानम अनतिक्रम। तो इसके एग्जाम्पल थोड़ा सा आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, जहां जहां है महत्वपूर्ण वहां हम आपको सूचित कर रहे हैं, वहां पर हम आपको बताते हुए चल रहे हैं, है ना।
ठीक है बेटा। ठीक है, आगे चले। समझ में आया? बाउंसम तो ना जाता हूं। हाँ समझ में आया। कुछ इसमें समझने की जरूरत नहीं है। समास, अव्ययीभाव समास पढ़ रहे हैं, इसमें दो तीन तरीके से प्रश्न पूछेगा। पूछेगा बताओ यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो इतना बता लोगे, पहचान लोगे शिवांगी कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, कैसे पहचानोगे? शुरुआत में है यथा, शुरुआत में है यथा। यथा क्या है? अव्यय पद है जी। यथा अव्यय पद है, तो आप तो पहचान गए होंगे अव्यय पद। एक सेकंड रुकिए, जल पी ले। पहचान गए होंगे अव्यय पद। सॉरी। हाँ, अगर वहां पढ़े हो तो यहाँ फायदा करेगा, वहां पढ़े हैं तो यहाँ फायदा करेगा, ठीक है ना? आ जाओ। ठीक है, रही बात विग्रह बहुत कम पूछता है, माना पूछ भी लिया तो हमने बता दिया यथा यथा आए तो जो उत्तर पद में लिखा है उसको पहले लिख लो और पीछे जोड़ दो अनतिक्रम में, अनतिक्रम में, अनतिक्रम में, है कि नहीं? अनतिक्रम में, अनतिक्रम में, अनतिक्रम में। आगे चलते हैं, जैसे लिखा है सादृश्य अर्थ में सहरी, सहरी। अब यहाँ पे पूछे सहरी में समास कौन सा है, तो यहाँ पे स स्वरूप में देख रहे हैं ना, सहरी है, स अव्यय पद है, तो यहाँ हरि के साथ सहरी, सरूपम, सहरी स्वरूपम में, स्वरूपम पूछता है, मतलब कभी पूछे सहरी बहुत ज्यादा तो सहरी में आपका समास है अव्ययी भाव समास, सहरी में अव्ययी भाव समास। वैसे इतना ऑप्शंस होते हैं, आपके पास इतना बड़ा सिलेबस है कि वहां से सहरी तक जाते ही नहीं है, यहाँ तक आते नहीं है कि सहरी में समास पूछे, लेकिन फिर भी 16 अर्थों में है तो हमको हर अर्थ का एग्जाम्पल पता होना चाहिए। 11वां है अनुपूर्व अर्थ, क्रम के अर्थ में। अनुपूर्व मतलब होता है क्रम, जैसे अनुज्येष्ठम, मैं फिर से कह रहा हूं कि इसका विग्रह नहीं पूछेगा जल्दी, आज तक नहीं पूछा है कि अनुज्येष्ठम का समास विग्रह बताओ। हाँ ये पूछेगा अनुज्येष्ठम में कौन सा समास है, तो अनु उपसर्ग देखना तो तुरंत बता देना कि पूर्व पद हमारा उपसर्ग है, इसका मतलब यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो रहा है। कौनो दिक्कत नहीं होगी, कौनो समस्या वहां पे नहीं होने वाली है ना? आगे चलते हैं। योग पद अर्थ होता है, योग पद मतलब युग पद, मतलब युगल में होना, जोड़े में होना, जैसे सचक्रम। अब देखो सचक्रम, स आ रहा है शुरू में, सचक्रम, सहरी है, सहर्षम, हर जगह आपका अव्यय भाव होगा। इतना कूटेंगे ना जिसको निद्रा आ रही है। हाँ अव्यय भाव समास हाँ। भाई निद्रा को हम कूटेंगे हैं, कूट देंगे। चलो जी, आओ इधर आओ। ठीक है, सचक्रम, चक्र के साथ, सचक्रम में शुरुआत में स आया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? समास आपका। मैंने जहां पर हमको लगता है इंपॉर्टेंट वहां हम टाइम देके पढ़ा देते हैं, बाकी हमें लगा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, परीक्षा में कम पूछता है तो हम आगे बढ़ लेते हैं। सहर्षम, हर्ष के साथ, खुशी के साथ, सहर्षम, सचक्रम, सहरी, ये सब क्या है? सब में अव्यय भाव समास है। कौन सा? अव्यय। बोला करो तो भूलोगे नहीं तुम लोग हैं, अगर आप बोलोगे तो भूलोगे नहीं, बोलोगे तो भूलोगे नहीं। सही बता रहे हैं। एक सेकंड, ये लो जी, कर लो जी बात। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो स सखी, सवर्णम,
सचक्रम, सहर, ससखी, सवर्णम, हर जगह समास कौन सा हो रहा है? अव्ययी भाव हो रहा है? निद्रा में समझ लेना जी मनीषा, इधर आओ। सखी सदृश सछत्रम, देखो सचक्रम, सहर्षम, ससखी, सवर्णम, सछत्रम, समास बोलो अव्यय भाव। समास बोलिए कौन सा है भैया? समास भैया अव्यय भाव समास, समझ गए ना बच्चों? समास कौन सा है? अव्यय भाव समास है यहाँ पे। ठीक है जी, आगे चलते हैं समाप्ति के अर्थ में आते हैं। यह है 15वां साकल्य या संपूर्णता के अर्थ में। जैसे सत, देखो सत्रणम, हर जगह सॉरी हर जगह सा आ रहा है ना, ये वाला सा। सत्रणम, सचक्रम, सहरी, सहर्षम, है ये सारी जहां स आ रहा है, समास तो आपको बहुत अच्छे से पता हो गया कि वहां पे समास कौन सा है। वहां पे समास आपका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अव्ययी भाव समास। देखो सबाल कांडम है, बाल कांड पर्यंतम, ये जल्दी पूछता नहीं लेकिन सबाल कांडम, सा आया है शुरुआत में, समास कौन सा बताओगे सर? वहां पे समास होगा अव्ययी भाव समास। वेरी गुड, लिख करके इसे भेजा करो, गड़बड़ी कहीं पर होगी ही नहीं। सही बता रहे को, कसम खा ले, खाएंगे बिल्कुल नहीं। आगे आइए, पंचगंगम, देखो यहाँ पर 16 अर्थों में हो गया सबाल कांडम। अब एक जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा में, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है आपकी परीक्षा में, उसका नाम है, सूत्र है नदी भिश्च। क्या सूत्र है? लिखा है नदी भिश्च। क्या बोलते हैं उसको जी? नदी भिश्च कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र है नदी भिश्च। ये नदी भिश्च सूत्र क्या कहता है? कहता है कि भाई देखो, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद ना, पूर्व पद और उत्तर पद। अब इसमें ये कह रहा है कि ध्यान दीजिए, मैं लिख दे रहा हूं। यदि पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद में नदी का नाम हो किसी, ठीक है, कंडीशन यही है कि उत्तर पद में किसी नदी का नाम हो, पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद में किसी नदी का नाम हो, तो वहां पे संख्यावाची होता है तो हम लोग अक्सर उसको द्विगु समास मान लेते हैं। कौन सा समास? द्विगु समास मान लेते हैं। कौन सा? द्विगु समास मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसको क्या मानेंगे? द्विगु समास के अलावा क्या मान लेंगे? यहाँ पर हम अव्ययी भाव से पंच गंगम। अब पंच, इसमें एक पद है पंच, एक है गंगम। पूर्व पद पंच है तो पंच क्या है? संख्यावाची है। पंच पद हमारा कैसा है? संख्यावाची है। तो और उत्तर पद में देखो गंगम, गंगा नदी का नाम आया है, उत्तर पद में गंगा नदी का नाम आया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम समास करेंगे संख्यावाची द्विगु? बिल्कुल नहीं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और पहला ऑप्शन आपको दे देगा द्विगु समास, पहला पूछेगा दे देगा द्विगु समास। लेकिन नहीं, पूर्व पद में संख्या हो और उत्तर पद में किसी नदी का नाम हो। किसका नाम हो जी? किसी नदी का नाम हो। गंगा, यमुना, कावेरी, ताप्ती है, नर्मदा, सरयू, कुछ भी नाम हो तो वहां पे याद रखना हम द्विगु समास न करके अव्ययभाव समास कहेंगे। बाकी विग्रह वैसे ही होगा। पंचानाम गंगा नाम समाहारः, पंचानाम गंगा नाम समाहारः, पंचानाम गंगा नाम समाहारः कहते हैं। थोड़ा सा और आगे चले, जैसे द्वियमुनम, इसके और भी बहुत एग्जाम्पल है। जैसे द्वियमुनम क्या होता है? जैसे एक और लिखो, आप लोग इसका विग्रह कर लेना। द्वियमुनम सप्त नर्मदम, सप्त है, सप्त नर्मदम कौन सा है? सप्त नर्मदम द्वियमुनम। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? सारे आपके संख्या नदीभिष्ट सूत्र से यहाँ पर क्या हो रहा है? नदीभिष्ट सूत्र से यहाँ पर एक ही समास हो रहा है जिसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। बात क्लियर हो गई? आपको समझ में भी आया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना जी? आई बात गई समझ में? चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, कॉपी समस्या तो नास्ती। ठीक है, यहां तक आपका आज जो ये समाप्त होता है आपका कौन सा समास? अव्यय भाव। ध्यान दीजिए, अव्यय भाव समास यहाँ पर समाप्त हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों।